ओपन करके फिर दिखाना। हाँ, मैंने बोला था कि इसका ही वाइसे वर्सा आपको लगेगा, मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब हो गया था। राइट्स ऑफ एजेंट, एन एजेंट हैज द फॉलोइंग राइट, राइट ऑफ रिटेनर, ये सब हो गया था। राइट टू लिएन, रेम्यूनरेशन के लिए रुक सकता है, इंडेमनिफाई का भी उसको है, कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ फिजिकल इंजरी एंड इंडेमनिफिकेशन इन केस ऑफ सम फाइनेंशियल या कुछ सब्सटेंशियल का लॉस होता है उस समय। स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नाउ ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल में सबसे पहला आपको क्या लगता है कि बिना देखे अपने मन से बोलो, एजेंट का क्या क्या सॉरी प्रिंसिपल का क्या क्या ड्यूटी हो सकता है बिना देखे। अभी आप क्योंकि जानते हैं एजेंट का ड्यूटी एंड एजेंट का राइट, तो अपने मन से थोड़ा कोशिश करिए कि क्या क्या हो सकता है, ऐसे ही अपने मन से बिल्कुल प्रिंसिपल का क्या ड्यूटी हो सकता है। रेम्यूनरेशन देना उसका ड्यूटी है, बिल्कुल, कमीशन या रेम्यूनरेशन देना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म है। हाँ, और बिल्कुल एजेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना, और बोलिए थोड़ा ही बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं। इंडेमनिटी होता है ना, तो किससे इंडेमनिफिकेशन लेगा? एजेंट को अगर इंडेमनिफिकेशन चाहिए तो वो लेगा, तो ये भी तो ड्यूटी हो गया ना एजेंट प्रिंसिपल का कि उसको इंडेमनिफाई करे, अगर उसका कुछ लॉस हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट करे, राइट। अगर प्रिंसिपल की अपनी गलती से एजेंट को नुकसान हुआ तो उस इंजरी को क्या करे, इंडेमनिफाई करे और कॉम्पनसेट करे, राइट। ये सब उसी का आपको, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको उलट दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। रिटेन करना मतलब क्या होता है? ऐसे नॉर्मल रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन से, रिटेन से रिटेंशन आया, तो रिटेन का क्या मतलब होता है? क्या? हाँ हाँ, तो चाहिए, ले लीजिए, दे दीजिए। हाँ, तो आप, हम कॉलेज में हैं, आप बस घंटी बजाइए ना। ओके तो ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल में सबसे पहला क्या है? टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स। अगर एजेंट ने सब काम लॉफुल किया है, मतलब एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी, सब कुछ वैसे ही है, अलाइंड है, उसने कुछ भी अपने मर्जी से नहीं किया है, या कोई भी जो लॉ का एक्ट का जो भी क्लॉज है उसके अगेंस्ट अगर उसने काम नहीं किया है, तब भी अगर कुछ नुकसान होता है तो प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, जो भी नुकसान हुआ है एजेंट का। अगर एजेंट अपने क्रेडिट पे कुछ लेता है तो उस टर्म को करना, या फिर वो अपने पैसे से कुछ खरीदता है तो उसको पे बैक करना, जो भी होता है, या फिर उसका कुछ फिजिकल इंजरी होता है, कुछ नुकसान होता है तो उसको कंपनसेट करना, इंडेमनिफाई करना, ये पहली ड्यूटी है किसकी? एजेंट की। तुम रिटेन पूछ रही थी, राइट। रिटेन का मतलब होता है होल्ड करना, रखना, तो राइट ऑफ रिटेंशन है किसके पास? एजेंट के पास। क्या रिटेन करके रख सकता है? कोई गुड्स अगर उसके पास है प्रिंसिपल का, और उसका रेम्यूनरेशन या उसका कमीशन कुछ बाकी है जो नहीं दे रहा है, तो जब तक वो उसको नहीं दे रहा तब तक वो उस गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, ठीक है। राइट ऑफ ली डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है, मतलब कोई भी ऐसा चीज। राइट ऑफ लियन भी है, राइट ऑफ रिटेंशन एंड राइट ऑफ लियन अलग अलग है। लियन जब आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई कागजात है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो आप उसको लियन कर सकते हैं, ठीक है ना, होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि वो नहीं देता। रिटेन का मतलब होता है कि हम क्या होल्ड करके रख सकते हैं? हम उसके बदले में पेमेंट होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि
प्रिंसिपल हमसे ले ना ले, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में मैंने कहीं से कलेक्शन किया और प्रिंसिपल बोलेगा कि मैं आऊंगा तो मुझे हाथ में ही चाहिए वो पैसा, तो जब तक वो नहीं आता तब तक वो उस चीज को रिटेन करके रख सकता है। समझ में आया? रिटेन करने का मतलब रखना, अपने पास उसको रखना, सुरक्षित रखना, उसकी किसी भी चीज को सुरक्षित रख सकता है अपने पास। ठीक है, पहला पॉइंट प्रिंसिपल का समझ में आया। नेक्स्ट, टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द consequences of acts done in good faith, यानी कि acts done in good faith, कुछ भी किया है एजेंट ने लेकिन वो इंटेंशनली क्या किया है, अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए कुछ किया है जिसमें कुछ नुकसान हुआ है, वैसे नुकसान की भरपाई भी करना चाहिए प्रिंसिपल को। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर आपने नहीं गुड फेथ में काम नहीं किया तब उनका नुकसान हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर वो आप पे क्लेम आएगा, यानी एजेंट पे क्लेम आएगा। लेकिन काम इस इंटेंशन से किया गया है कि आप प्रिंसिपल के ही किसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो वैसे केसेस में अगर कुछ नुकसान होता है तो वो भी इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। सपोज करो कि कुछ चीजें हमें बहुत इमरजेंसी है जो लाना है, ठीक है ना, तो कहीं बाहर से मंगवाना है, 3-4 कुरियर ऑप्शन थे, कोई 100 रुपए में है कोई 500 में, बट इमरजेंसी को देखते हुए उसने 500 रुपए का कुरियर ऑप्ट करके आपको वो सामान टाइम पे अवेलेबल करा दिया, राइट। तो ये जो आप बोलेंगे कि नहीं तुम तो 100 रुपए से में भी कर सकते थे, तो तुमने क्यों किया, आई डिड इट बिकॉज यू नीड इट ऑन अ टाइमली बेसिस, और यही आपको कुरियर टाइमली बेसिस पे पहुंचा सकता था। तो ये किसके फेवर में गया, प्रिंसिपल के फेवर में गया। तो जो 500 उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया, 400, वो इंडेमनिफाई आप उसको कर दीजिए। समझ में आया? उसने अपनी मर्जी से किया, शायद आपसे नहीं पूछा क्योंकि आप रिचेबल नहीं थे या आपसे बात नहीं हो पाई, देन ही डिड टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, राइट। ऐसे कंडीशन में जो भी कंसेक्वेंसेस, जब गुड फेथ में काम करेंगे तो एजेंट को इंडेमनिफाई करना होता है प्रिंसिपल द्वारा, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें दिया है where one person employs another to do an act and the agent does the act in good faith, ठीक है, the employer is able to indemnify the agent against the consequences of the act though it causes an injury to the rights of a third person, ठीक है ना। किसी थर्ड पर्सन को अगर उससे इंजरी भी होता है उसके वजह से, तो भी इंडेमनिफाई कर देना होता है क्योंकि वो आपके गुड फेथ में काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई एनी पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एक्ट व्हिच इज क्रिमिनल इन नेचर, तो आपको मालूम है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको पढ़ाया होगा सर ने, कि हम किसी को हायर करते हैं और बोलते उसके घर में आग लगा दो, उस आदमी का हाथ पैर तोड़ दो, तो ये क्या है, इसके लिए अगर आपने हाथ पैर तोड़ दिया और पैसा देने आओ वो नहीं दे रहा, तो क्या तुम कोर्ट में जा सकते हो? यू कैन नॉट गो, क्योंकि तुमने इलीगल काम किया है, ठीक है ना। तो अगर कोई आदमी किसी को इलीगल काम करने के लिए, क्रिमिनल ऑफेंसेस करने के लिए हायर करता है, ऐसे में अगर कुछ उसका नुकसान भी होता है तो वो उससे एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, इंडेमनिटी नहीं मांग सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं भी देगा तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे उसके अगेंस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट है टू इंडेमनिफाई एजेंट फॉर इंजुरी कॉज्ड बाय द प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, जैसे कि हमने वो सीडी लगाने वाला पढ़ा था कि ब्रिक लेयरिंग में जो हम स्कैफोल्डिंग मशीन लगाते हैं, अगर वो सही से नहीं लगा है तो प्रिंसिपल ने लगवाया है या लगाया, उसको सिर्फ ब्रिक लेयरिंग करना था, लेकिन चूंकि वो गलत लगा था, वो गिर गया, उसको चोट लगी, उसका हाथ पैर टूट गया, आप ऐसे कंडीशन में भी आप उसको क्या करेंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे या इंडेमनिफाई करेंगे। क्लियर? क्लियर? ये तीनों ड्यूटीज ऑफ एजेंट हो गया। अब राइट्स ऑफ एजेंट पे आते हैं। टू पे द एजेंट, हाँ ये भी है, फोर्थ वन भी है, टू पे द एजेंट द कमीशन और रेम्युनरेशन एग्री, जो कुछ भी आपने कमीशन या सैलरी अग्री किया है वो आप उनको पे करिए, ये भी ड्यूटी है किसकी, प्रिंसिपल की। अब राइट्स ऑफ प्रिंसिपल पे आते हैं। राइट्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला है टू रिकवर डैमेजेज। किस केस में डैमेजेज आप रिकवर कर सकते हैं? इफ द प्रिंसिपल सफर्स एनी लॉस ड्यू टू डिसरिगार्ड बाय द एजेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिया गया है उसको आपने ओबे नहीं किया, डिसरिगार्ड किया और
प्रिंसिपल को नुकसान हो गया, जैसे कि आपको अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना था उस टाइम में, लेकिन आपने नहीं किया, ठीक है। कोई चीज आपको डिलीवर करने के लिए दिया गया है लेकिन आपने अपने पास रख दिया, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, जस्ट बाय मियर नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस अगर कुछ डैमेज हुआ है एजेंट को, तो उसके लिए रिकवर कर सकता है वो एजेंट से। To obtain an account of secret profits and recover them and resist a claim for remuneration. इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, ठीक है ना। एजेंट को अपने लॉ ऑफ एजेंसी या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी प्रॉफिट सीक्रेटली नहीं अर्न करना है। जो आपका सैलरी है, रेम्युनरेशन है, कमीशन है, वो ओपन है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपने उसके किसी प्रॉपर्टी पे, जैसे हमने कहा था ना कि किसी और के नाम से वो प्रॉपर्टी लेने के बाद खुद उसने खरीदा और 2000 की प्रॉपर्टी को 5000 में अपने ही प्रिंसिपल को बेचा, यानी सीक्रेट प्रॉफिट आपने अर्न किया। अगर ऐसा पता चल जाता है तो आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो आपसे वो वापस ले सकता है, और आपको जो उसके बदले में रेम्युनरेशन मिला था, कॉम्पनसेशन मिला था, कमीशन मिला था, वो भी वो क्लेम कर सकता है। क्लियर, समझे, क्योंकि ये फ्रॉड का केस हो गया। नेक्स्ट, इसको ज्यादा और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, समझ में आ रही है ना। थर्ड है टू रेसिस्ट एजेंट्स क्लेम फॉर इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी इनकर्ड, यानी where the principal can show that the agent has acted as principal himself and not merely as agent, he resists the agent's claim for indemnity against liability incurred by him in such transaction। अगर प्रिंसिपल ये प्रूफ कर देता है कि उसने उस काम में एज एन एजेंट काम नहीं किया, एज एन प्रिंसिपल काम किया और फिर उसको लॉस हुआ। जैसे हमने सब एजेंट के सब्स्टिट्यूशन एजेंट पढ़ा था ना, जहां पे आपको प्रिंसिपल ने अलाउ किया है कि आप अपने लिए एक दूसरा रख सकते हैं, ठीक है ना, वहां तो प्रिंसिपल इज लायबल। बट अगर आपने अपनी मर्जी से अपने काम को इजी करने के लिए, आपके पास बहुत सारा काम है, आपने कोई रखा, उस एजेंट के गलती के कारण कोई उसने कोई डील में गड़बड़ी की या किसी चीज में गड़बड़ी की और आपको कुछ नुकसान होता है, तो ये नुकसान आप प्रिंसिपल से नहीं ले सकते, क्योंकि हियर यू आर एक्टिंग एज एन प्रिंसिपल फॉर दैट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। समझ में आया, क्लियर। तो इस समय अगर ये प्रूफ कर देता है प्रिंसिपल, तो उसको ये इंडेमनिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल कोई दूसरा नहीं, वो एजेंट ही प्रिंसिपल है, ठीक है। हमारा ये खत्म हो गया एजेंसी। इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें एक चीज और आपको बाद में कभी पढ़ा दूंगी। अभी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हम पढ़ सकते हैं ज्यादा। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी आपको मालूम भी है कि कब हो सकता है, कब हो सकता है, थोड़ा बहुत अपने मन से बोलो, हम इस पे और डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आज दूसरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ओके, या फिर बेलमेंट या प्लेस, तुम लोग जैसा बोलो, बताओ, पढ़ना तो हम लोग को सभी चीजें। इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है, उसको सुन। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है और गारंटी का क्या मतलब होता है, जो समझ। इंडेमनिटी मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या होता है मतलब, हाँ, मेकिंग द टू मेक द लॉ, टू मेक द गुड, टू मेक द लॉस ऑफ गुड, मतलब अगर किसी का नुकसान हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कंपनसेट करेंगे, ठीक है ना। टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड, टू मेक समवन्स गुड द लॉस, यानी किसी का जो नुकसान हुआ है उसको आप क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको दो पढ़ना है, इंडेमनिटी एंड गारंटी। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ, इंडेमनिटी मतलब तुम्हें मालूम है, देखो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है गारंटी और इंडेमनिटी, ठीक है ना। कहोगे कैसे मिलता जुलता है, गारंटी में भी क्या करते हैं हम, नाम याद कर रही हूँ, आकाश कौन है, ठीक है, सचिन, ठीक है ना, मेरे सचिन के और तुम्हारे बीच में क्या नाम है आपका, सुयश, हाँ, मेरे आकाश, सॉरी, सचिन और ट्रिपल एस, ठीक है ना, ठीक है, मेरे सचिन और
शोयस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शोयस ने मेरे से कुछ लोन लिया है और बोला कि ये सचिन आया कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, मैं ऑलरेडी जानती हूँ सचिन को, ठीक है ना, ये मेरा फ्रेंड है, आप इसको 5,000 दे दीजिए, ये अगर आपको नहीं देता है तो मैं गारंटी देता हूँ इस लोन की, अगर ये नहीं देगा डिफॉल्टर होगा तो आई विल पे, राइट। अभी क्या किया, अगर मेरा नुकसान होता तो मेरे नुकसान को कौन कंपनसेट करता, सचिन करता। इसमें भी वो मेरे नुकसान की गारंटी दे रहा है कि वो लोन मैं आपका डूबने नहीं दूंगा, वो अमाउंट मैं आपको दे दूंगा या दिला दूंगा, ही इज ए गारंटर। इंडेमनिटी में भी यही चीज हो रहा है, फिर तो दोनों एक ही चीज हो गया है ना। यहाँ पे चीजें एक है लेकिन इंडेमनिटी में ओनली 2%, ठीक है ना, गारंटी में 3%, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल डेटर, एक प्रिंसिपल क्रेडिटर और एक बाद में सेकेंडरी, ठीक है ना, वो नहीं होगा, वापस नहीं करेगा, देन ही विल कम द लायबिलिटी, अदरवाइज ही इज श्योरिटी, ठीक है ना, ये गारंटर है, ये श्योरिटी दे रहा है कि मैं दूंगा। तो ये ही डिफरेंसेस है, ठीक है ना, गारंटी 3 लोगों के बीच में होता है जबकि इंडेमनिटी सिर्फ 2 लोगों के बीच में होता है। समझ में आया? अब हम कम से कम 3 तो चाहिए, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल डेटर, एक प्रिंसिपल क्रेडिटर और एक श्योरिटी, 3 तो चाहिए, इससे कम में तो आप गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। और भी डिफरेंसेस है लेकिन मेजर डिफरेंस समझ में आया, इंडेमनिटी में भी किसी के नुकसान को आपको भरपाई करना, बट यहाँ पे 2 ही पार्टी होते हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, ठीक है, इसको इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं, जिसको हमको इस केस में जहाँ पे एजेंट को इंडेमनिफिकेशन लेना था वो इंडेमनिटी होल्डर भी कहना है, क्योंकि वो राइट रखता है अपने आप को इंडेमनीफाई कराने का। ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ इसको। ठीक, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है इसका नाम, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही था। अभी जो हम लोगों ने एजेंसी पर आना वो भी हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद जो भी कुछ कुछ है सब में, उसको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लॉ ऑफ एजेंसी पर अभी ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग गारंटी एंड इंडेमनिटी पढ़ेंगे, उसका बेलमेंट एंड प्लेस पढ़ेंगे, ठीक है, ये तीनों टाइप है इसमें। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइप का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है ना, जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं एप्लीकेबल होते, थोड़ा अलग है वो उससे। Now, the term indemnity literally means making somebody safe or paying somebody's back. ठीक है, किसी को सेफ रखना या फिर किसी के को वापस कोई चीज वापस करना। Indemnity an act to compensate somebody against a loss suffered by him, यानी अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है ना, तो उस नुकसान की भरपाई करना आपका या आपकी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए इंडेमनिटी को हम बोलते हैं टू कंपनसेट या टू मेक गुड द लॉस, राइट। सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself. promiser कौन? मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपका अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन दे देगा और लिख देगा इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेस, लियन, कुछ भी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम मेक लॉस को कंपनसेट करते हैं टू मेक द गुड ऑफ द लॉस, तो क्या करता है, अगर कोई काम आपके प्रॉमिसर के किसी कंडक्ट के वजह से, जिसको हमने ये प्रॉमिस ही है, जिसको हमने ये प्रॉमिस किया था कि अगर आपको गलती होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, समझ में आया, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी और आदमी की गलती से अगर हमारा प्रॉमिस ही सफर कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, इसको इंडेमनिटी कहते हैं। एग्जांपल देती हूँ, सपोज को द पर्सन हु एग्री, यहाँ पे ये है कि कौन इंडेमनीफायर हुआ और कौन इंडेमनीफाइड हुआ, बता देती हूँ। वो जो एग्रीज टू इंडेमनीफाई करता है, मतलब मैंने कहा कि मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, तो मैं कौन हुई यहाँ पे, मैं एग्री कर रही हूँ ना कि मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगी, आपके नुकसान को कंपनसेट कर दूंगी, तो मैं यहाँ पे इंडेमनीफायर, ठीक है, मैं इंडेमनीफायर होगी और मैं जिसको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई विल कंपनसेट, आई विल मेक योर गुड द लॉस, तो मैं कौन, वो कौन हो गया जिसको मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, वो इंडेमनिटी होल्डर हो गया या फिर इंडेमनीफाइड हो गया। क्लियर, 2 पार्टी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड को हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं। 2 पार्टीज आर देयर, ठीक है, ये डायरेक्ट मेरे
जो प्रॉमिसर है उसके गलत कंडक्ट के कारण उसको नुकसान हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के गलत कंडक्ट के कारण ये नुकसान हुआ, लेकिन पे मैंने उसको प्रॉमिस किया था तो आई हैव टू पे। वो थर्ड पार्टी को नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना, वो मुझसे पैसे देगा, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखो, X contracts to indemnify Y against the consequences of any proceedings which Z may take against Y in respect of certain sum of 100 rupees। यानी X ने क्या बोला Y को कि मैं आपको, आप 100 रुपया Y को दे दीजिए, कोई भी नुकसान होगा I will indemnify you that 100 rupees। ठीक है ना, Z के किसी भी, अगर आपने Z को 100 रुपया लोन दिया है और वो Z आपको वापस नहीं करता है किसी भी कारण से, तो I will indemnify। यहाँ पे भी मैंने कहा 3 लोग यहाँ पे तुमको देख रहे हैं, लेकिन जेड की कोई लायबिलिटी नहीं, ठीक है ना। अगर जेड ने पैसे नहीं दिया तो सीधा ये लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, वाई, एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई वाई, तो एक्स की हो जाएगी ना। एक्स तो वाई को बोला कि मैं आपको इंडेमनिफाई करूंगा, तो ये सीधी जिम्मेदारी एक्स की हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, और आएगा, हम एक और एग्जांपल देते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, मान लो कि गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, ठीक है, पार्किंग में लगाते हैं तो हमको क्या देता है, वहां का जो भी इंचार्ज होता है वो क्या देता है, कोई टोकन देता है। सपोज करो जब मूवी देख करके घूम फिर करके आते वो टोकन कहीं गिर जाता है, हो सकता है ऐसा, बहुत नेचुरल है कि वो ना मिले। अब हाउ टू क्लेम माई ओन गाड़ी, हाउ टू क्लेम माई ओन कार और स्कूटर, वॉट एवर इज देयर, कैसे क्लेम करें, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फिर वो आदमी जब हमें वापस करेगा, और है सॉल्यूशन उसका भी, जब वो हमको वापस करेगा हमारी गाड़ी और बिना टोकन के करेगा, तो वो हमसे कोई स्लिप भरवाएगा। वो स्लिप इंडेमनिटी बॉन्ड होता है कि ठीक है भाई, मैं आप पे भरोसा करके आपको गाड़ी दे तो रहा हूँ, इवन इफ यू आर नॉट रिटर्निंग मी टोकन, ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड भरो, ठीक है ना। इस पे लिखो कि ये जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर इसका कोई दूसरा क्लेमर आया तो यू विल इंडेमनिफाई, क्योंकि मुझे तो उसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास टोकन है, प्रूफ है, एंड मुझे उसको देना पड़ेगा, तो आप मुझे ये कॉम्पनसेट करिएगा। आप या तो गाड़ी आके वापस करिएगा, या मुझे जो भी डैमेजेज होगा, जो भी नुकसान होगा, यू विल इंडेमनिफाई दैट। समझ में आया इंडेमनिटी अब कैसे होता है? चलो, यही एग्जाम्पल है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी समझ में आया ना, कि अगर हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कुछ करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो हम उससे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लेते हैं कि भाई कल को अगर मेरे ऊपर क्लेम आया तो तुम इसको इंडेमनिफाई करोगे, मेरा कुछ नहीं होगा। इसमें कौन हुआ, 2 पार्टीज है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है या जो एजेंसी है वो अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज बिटवीन जो लेकर गया और जिसका है, उसको आप उसके बीच में रहे, ठीक है ना, इंडेमनिफाई करिए आप उसको। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस? एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इंडेमनिटी को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, यानी as we have already seen that contracts are both express and implied। यहाँ पे भी if a person expressly promises to compensate another person's loss, it is express contract of indemnity। लेकिन when a person do not compensate, do not promises expressly to compensate, is inferred from the conduct। जैसे कि हम implied contract में क्या करते हैं, किसी के conduct से पता चलता है कि he will compensate for it, right। उसके conduct से पता चलता है कि आप उसको indemnify करेंगे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, यानी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों हो सकता है इंडेमनिटी। सेकंड है कवरेज। A contract of indemnity includes a promise to make good of loss every arising from some event। किसी भी कारण से, किसी भी इवेंट से अगर किसी एक पार्टी का नुकसान होता है तो दूसरे पार्टी को कंपनसेट करना है, राइट। पार्टीज कितने होंगे इसमें? 2 parties, indemnity holder and indemnifier। Clear? Proposal and acceptance। Proposal and acceptance are in relation to indemnity। क्या प्रपोज करेंगे कि मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, और एक्सेप्ट क्या करेंगे, यही चीज हम एक्सेप्ट भी करेंगे कि नुकसान नहीं हुआ तो क्या तुम इंडेमनिटी क्लेम कर सकते हो। ये सिक्योरिटी एजेंसी वाला ही हम ले लेते एग्जांपल। अगर कोई क्लेमेंट नहीं आया तो क्या आप उस इंडेमनिटी बॉन्ड को यूज करेंगे उसके अगेंस्ट? नहीं दे सकते ना। तो ऑफर भी यही किया जाता है कि हम आपके, जब तक आपने एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं बेयर किया तब तक मुझे कुछ कंपनसेट करने की जरूरत नहीं। क्लियर?
प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, अगर कुछ नुकसान हुआ तो तभी हम इंडेमनिफाई करेंगे। प्रपोजल ऑफ इंडेमनिटी, अ पर्सन प्रॉमिसेस टू मेक गुड of loss anything from some accident or natural phenomenon or disaster। हाँ, indemnity में क्या होगा, पर्सन प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉस एनीथिंग फ्रॉम सम एक्सीडेंट, अगर आपका कोई नुकसान, अगर इंडेमनिटी का हमने आपको प्रपोजल दिया है और आपको वो नुकसान, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि अगर नेचुरल कैलामिटी से कुछ नुकसान होता तो आप क्लेम नहीं कर सकते, पढ़ा था ना कि अगर नेचुरल फ्लड आ जाने से हमने आपको नहीं भेज दिया, अनाज नहीं भिजवा पाए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। भूकंप आ गया और जो प्रॉपर्टी कुछ आपको डिलीवर करना था वो पेरिश हो गया, ठीक है ना, वो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, कहाँ से हम आपको दे। तो नेचुरल कैलामिटी की वजह से अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ है तो हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इंडेमनिटी के केस में अगर नुकसान एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर नेचुरल फिनोमेनन की वजह से हो, डिजास्टर की वजह से हो, तो भी आपको नुकसान उसको देना पड़ता है। मैं एग्जांपल बताऊंगी तो तुम बता दोगे कि हाँ मैम आप सही बोल रही हैं। हम इंडेमनिटी पता है किस केस में करते हैं, इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, आग लग गई, नेचुरल फिनोमेनन, पर इंश्योरेंस होल्डर इंश्योरेंस हम लेंगे ना, क्लेम करेंगे ना, और इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी ना, वो इस रिस्क को कवर करती। सो अब याद रखो, इंश्योरेंस इज एग्जांपल ऑफ इंडेमनिटी, राइट, समझ में आया। हम जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हम यही बोलते हैं, ठीक है ना, कि हम जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन मैं बीमार हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो तुम सारा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा दोगे, मैं चला गया तो जितना भी लमसम अमाउंट होगा मेरी फैमिली को आप पे करोगे। नेचुरल फेनोमेनन है, एक्सीडेंट है, बट आप ये क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में आया, ठीक है। ये सारे चीज ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। इंश्योरेंस इज द एग्जांपल ऑफ, इस तरह से। तो इंश्योरेंस इज नॉट एग्जांपल ऑफ गारंटी, इट इज एग्जांपल ऑफ इंडेमनिटी, राइट, किसी भी तरह का इंश्योरेंस है, ठीक है। origin of liability, obligations of indemnifier arises when the loss take place, यानी कि आप बीमार होंगे तभी आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मिलेगा। आप सोचेंगे कि बिना हॉस्पिटल जाए ही हम क्लेम कर लेते, हमको पैसे का जरूरत है, तो नहीं होगा, है ना, नहीं क्लेम कर सकते। यू हैव टू एक्चुअली इनकर दैट लॉस, करेक्ट। तो ओरिजिन ऑफ लायबिलिटी कब होता है, कब आप इंडेमनिटी को डिमांड कर सकते हैं या अपने आपको इंडेमनिफाई करने के लिए क्लेम कर सकते हैं, जब आपने एक्चुअली कुछ नुकसान बेयर किया है, ठीक है ना। गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज बेस्ड इन गुड फेथ। तुम लोगों में से किसने माला माल वीकली देखा है, तो ये पुरानी मूवी है लेकिन देखा है ना, गुड फेथ, ठीक है ना। लॉटरी लगी किसी की और क्लेम कितने, पूरे गांव वाले क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं, हम अगर लॉटरी आपको देंगे, आपको पेमेंट करेंगे तो गुड फेथ में करेंगे, जिसका लगा उसी को पे करेंगे, बाकी 10 क्लेमेंट आ जाएंगे हम नहीं करेंगे। शुड बी इन गुड फेथ, जो क्लेम करना चाहिए। गुड फेथ का मतलब है अगर आपका नुकसान हुआ है, जो कि हमने भी पढ़ा था, तो आप क्लेम करिए, लेकिन अगर आप कुछ और तरीके से क्लेम करें, यानी नुकसान नहीं हुआ है, आपने खुद अपनी मोटरसाइकिल चोरी करवा ली और आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ना, ऐसा लोग करते हैं ऐसा, तो ये गलत है, ठीक है ना। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो आपका उसी समय टर्मिनेट हो जाएगा, वो एक्चुअली में भी आपका चोरी होगा तो वो फिर आपको कुछ नहीं देगा। क्लियर, गुड फेथ में होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था लॉ में इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना, इंटेंशन सही है, यू कैन गेट एक्सक्यूजेस, ठीक है ना, आपको लॉ एक्सक्यूज कर सकता है, कम पनिशमेंट देगा। अगर गलती भी हुई है लेकिन अनइंटेंशनल है तो गलती भी, पनिशमेंट भी छोटा सा होगा, लेकिन इंटेंशनल का फिर इंटेंशनल हुआ, कुछ नुकसान नहीं भी हुआ दूसरे पार्टी को, तो भी तुम फ्रॉडुलेंट हो, तो भी तुमने क्रिमिनल ऑफेंस किया, राइट। हमने इंटेंशनली किसी को मारने की कोशिश की, दूसरा बंदा बच गया, लेकिन क्या मैं बच जाऊंगी, कोर्ट मुझे कोई सजा नहीं देगा, देगा ना, उतना ही गंभीर सजा देगा जितना कि वो मर जाता तब देगा, ठीक है ना। यही होता है इंटेंशन, ठीक है। अगर आपने अनइंटेंशनली किया, वो मर भी गया, तो भी आपको थोड़ा सा एक्सक्यूज देगा, क्योंकि आपने अनइंटेंशनली की थी, ठीक है ना। आप खेल खेल में कोई मर गया, ठीक है ना, आपको पता नहीं था कि आप ये बॉल ऐसे बॉलिंग करेंगे और उसके इस पार्ट में ये लग जाएगा, वो लग गया, तो यू आर नॉट किलर, ठीक है ना, आप खेल रहे थे इस समय, हाँ गलती से लग गया, तो इसमें आपको मिलेगा वैसा सजा जैसे मिलता है मर्डरर को, नहीं मिलेगा, इंटेंशनल नहीं है वो, है ना। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है इंटेंशन का।
ठीक है, गुड फेथ आपको बताते हैं, रियल इंडेमनिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रियल लॉसेस मेट। सबका मतलब वही है कि व्हेन यू इनकर रियल लॉस तभी आपको इंडेमनिटी मिलेगी। लायबिलिटी यानी कब ऊपर होता है, कब ये दूसरी पार्टी को, यानी कि इंडेमनीफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होती है, जब आपने सच में कुछ नुकसान आपने बेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर कौन है, जिसको लेना है, ठीक है ना, जो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो हुआ राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। फर्स्ट है राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस। ऑल डैमेजेस का मतलब क्या क्या, जो भी हुआ है, देखो 3 तरह का डैमेजेज होता है, अभी हम तीनों आपको बता देते हैं। 3 तरह का डैमेजेज हो गया। सपोज करो वो स्कूटी वाले एग्जांपल में कोई लेकर के कोई दूसरा क्लेमेंट आ गया और मुझे उसको इंडेमनीफाई करना पड़ा, ठीक है ना, सिक्योरिटी एजेंसी को पेमेंट करना पड़ा, तो वो तो सबसे पहला कॉस्ट, ठीक है ना, जो हमने आपके बदले में डैमेजेज भरा है वो। उसके बाद कोर्ट में गए, स्यू किया, तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हुआ, हमारे एडवोकेट का खर्चा हुआ, कोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन का या कोर्ट की कार्रवाई का खर्चा हुआ, वो सब भी हम आपसे क्लेम कर सकते हैं। तो 3 तरीके का डैमेजेज है यहाँ पे। राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेज मतलब इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द डैमेजेज व्हिच ही मे बी कंपेल्ड टू पे in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। मतलब मैं बताती हूँ, 50,000 या 1,00,000 स्कूटी का दाम मान लेते हैं, 70,000 मान लेते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली जो अभी चल रहा है वो देना पड़ा, प्लस हैरेसमेंट, ठीक है ना, वो भी चलो कोर्ट ने फाइन लगा दिया, ठीक है ना, कि आपके केयरलेसनेस की वजह से किसी आदमी को इतना दौड़ भाग करना पड़ेगा, 10,000 रुपए आप उनके हैरेसमेंट के लिए पे करिए, ये भी हो गया। तो जो भी डैमेजेज है जो कोर्ट ने लिया है आपसे, इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, वो सब वो आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दूसरा, राइट टू रिकवर ऑल कॉस्ट। इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर ऑल कॉस्ट ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट। यानी अगेन डैमेजेस, अगर उसको सिर्फ डैमेजेस देना पड़ा, जैसे गाड़ी का नुकसान हुआ, तोड़फोड़ हुआ, आपने वापस तो कर दिया, लेकिन हमको हैरेसमेंट चार्जेस के तौर पे 10,000 देना पड़ा, डैमेजेज हुआ। कॉस्ट, जो हमने पूरा का पूरा कॉस्ट बेयर किया, वो कॉस्ट हम क्लेम कर सकते हैं। एंड द थर्ड है राइट टू रिकवर ऑल सम्स, किसी भी तरीके का खर्चा हुआ है उस केस से रिलेटेड, तो हम आपसे वो सारा का सारा सम ले सकते हैं, कोई भी खर्चा, ठीक है ना। मुझे अपनी नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा, मेरा दिन का रोज का कुछ ना कुछ सैलरी है जो मैं अनपेड लीव की तरह मैंने लिया, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कॉस्ट का, डैमेजेज का, और जितना भी सम है ऑल टुगेदर एवरीथिंग इंडेमनीफायर हैज टू इंडेमनीफाई टू इंडेमनिटी होल्डर। समझ में आया या कुछ भी डाउट है? तीनों तरह का डैमेजेज आप क्लेम कर सकते हो, कॉस्ट का भी, डैमेजेज का भी, और अगर कोई और भी अतिरिक्त खर्चा हुआ है तो, ठीक है। बोलो सच, क्या? हाँ, वेजेस उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो भी आपको कम्यूटेशन चार्जेस होता है आपका, ठीक है ना, उसको फेयर बोल सकते हैं, है ना, फेयर, आने जाने का फेयर होता है ना। वेजेस तो हम पे करते हैं किसी को, सैलरी वेजेस, हाँ, डेली वेजेस को वेजेस बोलते हैं, मंथली या वीकली को सैलरी बोल सकते हैं, मंथली को। तो ये जो बोलते हैं इसको फेयर बोलते हैं, आने जाने, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इज नोन एज फेयर। और जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? जब गुड को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रक से लाद कर भेजते हैं, उसके लिए जो पैसा चार्ज करते हैं उसके लिए भी एक टर्म है, उसके लिए फेयर नहीं है। उसके लिए एक टर्म है, किसी को मालूम है? फ्रेट, फ्रेट का भी सुना है, फ्रेट, फ्रेट पे करते हैं हम ट्रांसपोर्टर से, ठीक है। चलो अब याद रखना। नाउ कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ में आया? एक सेकेंड, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी में आते हैं, राइट। गारंटी क्या है मैंने अभी बताया, इंडेमनिटी में 2 ही पार्टी हो गया, ठीक है। इंडेमनिटी कब होता है? जब एक्चुअली आपको कोई लॉस होता है तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी आती है। अब गारंटी में आते हैं। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। जैसा मैंने बताया कि A, B, C 3 पर्सन है। A क्या हो गया? जिसने दिया है, यानी प्रिंसिपल क्रेडिटर। B है
प्रिंसिपल डेटर लोन लेने वाला, और सी सिर्फ क्या है, श्योरिटी है, उसने गारंटी दिया है। तो गारंटर की श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब ए और बी के केस में बी डिफॉल्टर हो गया, बी ने नहीं पे किया, नहीं अगर उसने पे कर दिया तो तुम्हारी कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा बहुत सारा होता है कि गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी, ठीक है ना। बस वो एक गारंटर हम इसलिए रखते हैं कि अगर आप डिफॉल्टर हुए तो हम उनके पास चले जाएंगे, ठीक है ना, हम उनको बोलेंगे, उनसे हम पेमेंट रिकवर कर सकते हैं। तो इट्स सिंपल कि अगर थर्ड पार्टी डिफॉल्टर हुआ, जबकि इंडेमनिटी में कोई थर्ड पार्टी डिफॉल्टर नहीं है, जिसने प्रॉमिस किया है और जो प्रॉमिस जिसको मिला है, अगर जिसको प्रॉमिस मिला है उसको नुकसान हुआ तो आपको पे करना। सिंपल। यहाँ पे अगर कोई तीसरा डिफॉल्टर होता है तब आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो यू आर नॉट इन द पिक्चर, राइट। नेक्स्ट, under a contract of guarantee, one person undertakes to perform the promise or to discharge the liability of third person. वो तीसरे आदमी की जिम्मेदारी लेता है ना, वो तीसरे आदमी की जिम्मेदारी लेता है कि अगर वो डिफॉल्टर होता है या वो अपने लाइबिलिटी को एग्जीक्यूट नहीं करता है तो मैं आपको पे करूंगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इस आदमी को जो करता है उसको गारंटर हम लोग जानते हैं, उसको श्योरिटी बोलते हैं, SURETY, ठीक है। तो इसमें तीन आदमी हुआ, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल क्रेडिटर। मेरे ख्याल से आप जानते हैं प्रिंसिपल क्रेडिटर कौन है, प्रिंसिपल डेटर कौन है और श्योरिटी कौन है। क्लियर है ना मेघा, क्लियर, आकाश क्लियर है, प्रिंसिपल डेटर कौन है, प्रिंसिपल क्रेडिटर कौन है और श्योरिटी कौन है, पता है, ठीक है। क्या हुआ, मेरे ख्याल से वो अड़ोस पड़ोस से आ रहा है, यहाँ से नहीं, इसी से आ रहा है क्या, आगे पीछे से कहीं से आ रहा होगा, हाँ इंडस्ट्रियल एरिया ना, ये सब आते रहेगा। नाउ अच्छा, इसमें अब तीन पार्टी से ये क्लियर हो गया, जो श्योरिटी है वो तब आता है पिक्चर में जबकि प्रिंसिपल क्रेडिटर डिफॉल्टर हो जाता है, भाग जाता है, नहीं आता है सामने, तब आता है। अच्छा, इसमें दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में, एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल क्रेडिटर, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं के बीच में है ना, उन्हीं को पैसा दिया, उन्हीं से पैसा लेना है। लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, क्योंकि वो जब चला जाएगा तब मैं आपके पास आऊंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक प्रिंसिपल और एक सेकेंडरी, ठीक है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम बोल सकते हैं। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, ठीक है। कोई एग्जांपल देने की जरूरत है या आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वैलिड पॉइंट्स टू क्रिएट अ वैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंसी ऑफ श्योरिटीज ऑब्लिगेशन ऑन प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट, यानी कि श्योरिटी का ऑब्लिगेशन तब आता है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्टर हो जाता है, पे बैक नहीं करता है, ठीक है। तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को आने के लिए यानी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को आने के लिए प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट का फेल होना जरूरी है, ठीक है ना। जो प्राइमरी, जो प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में है, वो जब तक नहीं खत्म होता है तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक गारंटर की जरूरत नहीं होती, यानी गारंटी की जरूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो पिक्चर में नहीं आता है, क्लियर। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रिंसिपल डेट, प्रिंसिपल डेट का होना जरूरी है, नहीं तो गारंटी किस चीज की देंगे, कुछ तो अमाउंट होना चाहिए ना, कुछ तो लोन होगा ना जो मैं आपको दूंगी, उसी चीज का तो हम श्योरिटी दे रहे हैं ना कि आपको ये मिलेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रिंसिपल डेट इज नेसेसरी, मैंडेटरी, अगर कुछ है ही नहीं तो देना क्या है, लेना क्या है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई बोले कि मैंने इसको पैसा दिया, फिर आपस में आपने क्या किया, सुलझा लिया और प्रिंसिपल और आप गायब हो गए, और आपने क्या किया कि उस श्योरिटी को बोल रहे कि वो पैसा नहीं दे रहा है, दे, ठीक है ना। या प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल क्रेडिटर आपस में गुपचुप करके लेता तो 2% के इंटरेस्ट रेट पे लोन है, लेकिन श्योरिटी को बोलता है कि 5% के इंटरेस्ट रेट पे हमने उनको लोन दिया है, ठीक है। अब वो क्या करता है, 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से ज्यादा अमाउंट बनेगा, वो श्योरिटी को बोलता है कि तुम्हारा वो जो तुमने जो गारंटी दी थी वो पैसा नहीं दे रहा प्रिंसिपल डेटर, अब मुझे तुम दो, यानी आप क्या कर रहे हैं, मुझसे अधिक पैसा ले रहे, श्योरिटी को आपने गलत फहमी में डाल करके अधिक पैसा क्लेम कर रहे हैं। ये अगर पता चल गया
तो पूरा का पूरा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो जाएगा। वो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, ठीक है ना, जितना भी अमाउंट आपने दिया था। तो आप उनके साथ कुछ भी हिडन नहीं रख सकते हैं, कुछ छिपा के नहीं रख सकते। आएगा वो सारे पॉइंट भी। अब एक केस है, इन केस ऑफ युआन वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। अब बैंक मेड एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? लोन देना किसी को, है ना, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा लोन हम आपको दे रहे हैं, ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं। द ओवरड्राफ्ट वाज गारंटीड बाय डी, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट की गारंटी डी ने ली। द ओवरड्राफ्ट्स वेर कॉन्ट्रैरी टू ए लॉ व्हिच इम्पोज्ड पेनल्टी अपॉन द पार्टीज। जो ओवरड्राफ्ट दिया गया था वो एज पर लॉ नहीं था, ठीक है। एज पर लॉ नहीं होने के कारण क्या होगा, आप पर उस पर पेनल्टी लगाया गया, ठीक है ना, उस अमाउंट पे पनिशमेंट किया गया बैंक को भी कि आपने इस तरह का लोन कैसे दे दिया, दिस इज नॉट फिटेड इन लॉ, ठीक है ना। अब डी वाज sued फॉर द लॉस। डी को आपने क्या किया, पेनल्टी लगाया गया, डी को आपने सू किया। डी ने गारंटी दिया था, ठीक है, डी ने गारंटी दिया था कि ये जो आप उसको लोन दे रहे हो, जब लोन ही इलीगल था, जब लोन ही अनलॉफुल था, तो क्या डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? नहीं ना, फिर तो आप निपटो। बैंक ने गलती की वो चीज दे करके, तो बैंक को ये भी नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर मैं क्यों दूंगा? तो यहाँ पे डी के ऊपर कोई लायबिलिटी, द कोर्ट हेल्ड दैट डी वाज नॉट लायबल, राइट, बिकॉज दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज नॉट लॉफुल। उसको जो आपको गारंटी मिली थी वो तो ट्रांजैक्शन अमाउंट में मिली थी, जब वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही अनलॉफुल है तो गारंटी अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, कोर्ट पॉइंटेड आउट, इफ नो डेट इज ड्यू, जब कोई डेट ड्यू ही नहीं है, जब कोई लोन आपको देना ही नहीं है, जब कोई लेना ही नहीं है, इफ द बैंकर इज फॉरबिडन, अगर बैंकर को मना किया गया उस तरीके का लोन सैंक्शन करने से, और तब भी आप कस्टमर को देते हैं, तो उस लोन के लिए जो सिक्योरिटी है वो फ्री हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। क्लियर? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। समझ में आया अभी तक इंडेमनिटी गारंटी में जो भी पढ़ा हमने? कुछ एक पॉइंट्स और भी होंगे नेक्स्ट क्लास में, मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए। अटेंडेंस ले लेती हूँ अभी, मैं बता देती हूँ। मनीषा, अंकित, सुयांश, मनीषा, दिव्या एंड रामतुल्ला एंड अब्दुल नाजिर, आप लोग अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, नहीं है, ठीक है मैम कॉलेज के लिए निकले इसलिए ऑन नहीं है कैमरा। नहीं सॉरी, मैं अटेंडेंस नहीं बनाऊंगी आपका, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि ऑन रखो। हम बोलते, देखो मेरा गला खराब हो गया ना, जस्ट आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इतनी जोर से, किसी किसी क्लास में बहुत बच्चे हैं तो बट मैं तो क्लास किया हूँ मैम।